क्या विश्व में कोई ऐसा देश है जहां के लोग विदेश जाकर अपने देश और प्रधानमंत्री की तारीफ करने पर गाली खाएं? भारत में आपका स्वागत है, जहां एक एक्टर ने विदेशी धरती पर भारत की एक अचीवमेंट पर ये कहा। When he started his term, he introduced the microeconomy and digital currency. There was a furrow around the world among the economic community which said this is not going to work, it's a disaster. Because how are you going to get the farmers and the people who are uneducated in small villages to handle a small phone or smartphone and handle their accounting? That whole story changed and India became one of the largest users of microeconomy in the world. That is new India. सत्य कहा या नहीं ये आगे का प्रश्न है, परंतु शब्द बहुत से दिलों में चुभे और दर्द इन शब्दों में बाहर आया। While Rahul Gandhi projected a bleak image of India in London and said India is not in a good place now, actor R. Madhavan hailed the country over the flourishing digital economy. This statement of Madhavan landed him on Congress's radar. परंतु क्या भारत के डिजिटल लेन देन और यूपीआई पर माधवन के कहे गए शब्द झूठ थे? नंदन नीलकणी के अनुसार तो नहीं। And India is a digital leader in financial transactions done digitally. तो ये कौन सा इकोसिस्टम है जो एक्टिव हो जाता है विदेशी धरती पर भारत की प्रशंसा से? असली दिक्कत भारत की प्रशंसा से नहीं, नरेंद्र मोदी की प्रशंसा से है, जो कि गलत नहीं है क्योंकि राजनीति का हिस्सा है। परंतु इस सब के बीच में एक ऐसी चीज पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं जो भारत की पिछले 75 वर्षों में शायद सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। The number of digital transactions in India have quadrupled since November last year. Welcome news to a government on a mission to reduce India's reliance on cash. We are not a society in which, unfortunately, digital transactions can be done without impediments, and the problem is, therefore, we need a very, very significant digital infrastructure before we can do all this. माधवन से पहले ये अटैक्स करण जौहर, रणवीर सिंह, अनुपम खेर, अक्षय कुमार, इलैयाराजा और कंगना रनौत पर भी हो चुके हैं और भारत से बाहर रे डेलो और जॉन चैम्बर्स जैसे अरबपतियों को भी नहीं छोड़ा गया कुछ ऐसे शब्द कहने पर। Prime Minister Modi, as I've said many times, is definitely in the top 3 leaders I've ever met in my life, and I've met them all. And if he's successful in making this transition, I think the odds are very good he will be. And there will be bumps along the road. He might be one of the best leaders, if not the best, we've seen in probably a century. माधवन की ट्रोलिंग या मोदी के विरुद्ध किसी स्टेटमेंट से कहीं बड़ा विषय है भारत की यूपीआई जैसी उपलब्धियों को राजनीति से प्रेरित होकर धत्ता बताना, जिसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। क्या है यूपीआई का असली बवाल? माधवन की कही बात कितनी सच्ची? भारत की शान या भारत का दाग? यूपीआई और डिजिटल लेन देन का एक एक गड़ा सच बाहर आकर भारत की गवाही देगा। आज यूपीआई जिस पर पूरा घमासान मचा और जिसमें माधवन द्वारा बोले गए एक छोटा सा हिस्सा जो था वो थोड़ा गलत भी था। एक पेमेंट का तरीका है जो कैशलेस है, स्कैन करके या एक मैसेज की तरह आप पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजते हैं। अप्रैल 2022 के महीने में भारत में यूपीआई का प्रयोग करते हुए 9,83,000 करोड़ से अधिक का लेन देन हुआ। अप्रैल 2021 में ये 4,93,000 करोड़ था। अप्रैल 2020 में 1,51,000 करोड़ था और अप्रैल 2018 में केवल 27,000 करोड़ था। अप्रैल 2016 में जीरो से शुरू हुई सुविधा केवल 6 साल में एक महीने में 5.5 बिलियन यानी 550 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शंस करने लगी है। ये नंबर कितना बड़ा है इसका अंदाजा 2021 के डेटा से लगाते हैं। साल 2021 में भारत ने 48 बिलियन रियल टाइम ट्रांजैक्शंस की। ये चीन से 3 गुना ज्यादा थी और अगर यूएस, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी की ट्रांजैक्शंस को मिला लिया जाए तो उन ट्रांजैक्शन से भी 6 गुना ज्यादा थी। अप्रैल 2016 में 21 बैंकों में शुरू हुई सेवा आज 316 बैंक दे रहे हैं। 2019 के डेटा के अनुसार भारत की जीडीपी का 15% से ज्यादा हिस्सा जो लेन देन है वो डिजिटल होने लगा था और यूपीआई सीईओ के अनुसार अगले 2 से 4 सालों में हर रोज यूपीआई से 1 बिलियन यानी 100 करोड़ ट्रांजैक्शंस होने की संभावना है। जैफरीज की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की 50% रिटेल डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो आज यूपीआई से हो रही हैं। आपकी स्क्रीन पर
चल रहा ये ग्राफ आपको एक अंदाज़ा दे सकता है कि भारत में यूपीआई ने क्या बवंडर मचाया है, किस प्रकार से कैश की मोनोपोली टूटी है, इसके फ़ायदे और ये कैसे काम करता है वो आगे देखते हैं। परंतु भारत वो पहला देश नहीं था जिसने रियल टाइम जो फास्ट पेमेंट्स हैं उसका पजल सॉल्व किया था, क्रैक किया था। तो कौन सा देश था वो चलो देखते हैं। 2007 में अफ्रीका के एक पिछड़े देश केन्या में एम-पैसा नाम से एक सुविधा आती है जिसमें आप पैसों का लेन देन, सामान की खरीदारी, बैलेंस रिडीम जैसे कार्य कर पाते थे एक पिन सिक्योर्ड एसएमएस के थ्रू। Actress Marcy Chege lives in Nairobi and is a busy woman. At the supermarket checkout, she pays by sending an SMS. I don't have to carry cash, and also when you pay with M-Pesa, there are no charges, there are no extra charges. You just pay and that's it. बड़ी बात ये है कि ये केन्या में हुआ और देखते ही देखते 17 मिलियन अकाउंट्स M-Pesa पर 5 साल में खुल गए। इसके अलावा चीन में अलीपे 2010 से चल रहा है और धीरे धीरे यूरोप और अमेरिका के देशों में भी ये आ गया था। प्रश्न ये है कि यूपीआई अलीपे, यूएसए के ज़ेले या दुनिया की अन्य सर्विसेज से बेहतर कैसे है? True contactless payments. I don't know if you know Bhim by Aadhaar, where you don't need your credit card, your debit card, or even your mobile phones. You can just walk to a Kirana store today, and the Kirana store will have a mobile phone which has a 2,000 rupee fingerprint scanner, and you just give your fingerprint, and boom, the payment happens from your savings bank account. Mark my words, the United States is at least a decade behind from getting anywhere close to this. जापान की एनटीटी डेटा कंपनी के अनुसार यूपीआई की सुरक्षा, स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन और पूरी सर्विस में लगने वाली लागत बाकी सबसे बहुत कम है। चीन के अलीपे में लेन देन की नोटिफिकेशन आती है परंतु पैसा तुरंत बैंक अकाउंट में नहीं आता। वहीं यूएसए के ज़ेले में 30 बैंक अपना समूह बनाकर बैठे हैं जो ये सुविधा देते हैं जिसमें रिसीवर को एक लिंक मिलता है जिसमें पैसा कुछ मिनटों में पहुंचता है कई लिमिटेशंस के साथ। यूपीआई में ऐसी लिमिटेशंस नहीं है बल्कि कई एप्लीकेशंस यूपीआई का प्रयोग करती हैं। पैसा सीधा अकाउंट में आता है, समय सेकंड्स में लगता है और लोगों को सुविधा फ्री में मिलती है, पैसा नहीं कटता। प्रश्न यह है कि इन सब चीजों के अलावा यूपीआई की इस ग्रोथ के क्या कारण है? उत्तर कुछ सरकारी कदमों के रूप में सामने आ जाते हैं। Transactions done by RuPay or transactions done using a QR code which is notified under the UPI because UPI is notified, so QR codes under it automatically get notified, shall not have to pay the MDR. MDR की फीस खत्म करने के अलावा भीम एप्लीकेशन के रिवाइज्ड वर्जन्स को लॉन्च करना, स्कैन कोड फैसिलिटी को मैंडेटरी करना या फिर यूपीआई को इंटरनेशनल लेकर जाना या फिर स्वयं प्रधानमंत्री का डिजिटल लेन देन को पुश करना अच्छे कदम साबित हुए। हम अगर जैसे सरकार ने इनिशिएटिव लेकर के भीम ऐप बनाया है, 1 रुपये का खर्चा नहीं है, आप अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड कीजिए, सामने वाले के पास हो, अपना कारोबार शुरू कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा विश्व का सबसे सस्ता इंटरनेट डेटा और स्मार्टफोन पेनिट्रेशन यूपीआई को सक्सेसफुल बनाती हैं और जब ट्रांजैक्शन डेटा को देखा जाता है तो पता चलता है कि 50% से अधिक ट्रांजैक्शन 200 रुपए से कम के हुए थे, जो दिखाता है कि आम आदमी द्वारा इस सुविधा का प्रयोग कितना किया जा रहा है। आजकल तो भाई आलम यह है कि भीख मांगने में भी यूपीआई का प्रयोग होने लगा है। गांवों में जो सहकारी यानी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो सिलोज में काम करते रहे हैं और पैसे की तंगी के कारण टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी लिमिटेड ही रहा है। इन बैंक्स ने पास मॉडल का प्रयोग किया और आज यूपीआई गांवों में भी तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने असम से लेकर मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक की अपनी यात्रा का अनुभव मुझे बताया। आपको भी ये जानकर सुखद हैरानी होगी कि कई दिन की इस यात्रा में दूर दराज इलाकों में भी उन्हें कैश निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
इतने बड़े नंबर्स होने के बावजूद शहर से दूर के गांवों में आम लोग और किसान यूपीआई का प्रयोग डेली लाइफ में अभी उतना नहीं कर रहे। वन फील्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार 3 से 7% लोग ही गांवों में एक्टिवली यूपीआई का प्रयोग कर रहे हैं और यही एक लाइन थी जो माधवन ने कुछ हद तक गलत कही थी। इस सब के बावजूद भी निकट भविष्य 100 ट्रिलियन रुपए के लेन देन को देख रहा है। देश का पेमेंट सिस्टम बदल देने वाला यूपीआई कैसे काम करता है और इसके लिए क्या क्या आवश्यक था,